हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं या फिर बीएड में नए नए एडमिशन लिए हैं। चूँकि नए स्टूडेंट होने के नाते बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो यहाँ पे हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आखिर सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है, कौन दे सकते हैं और इसको देने से क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है ये जो वीडियो है थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको सीटेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सिलेबस तक हर चीज़ बताया जाएगा। आपको दोबारा किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि सीटेट क्या है, सीटेट एग्ज़ाम जो है वो क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सीटेट का जो पूरा नाम है वो है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा जो है वो सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि कौन से उम्मीदवार भारत में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सीटेट एग्ज़ाम का उद्देश्य क्या होता है, कि ये आपका जो है वो एक तरह से एलिजिबिलिटी को टेस्ट करता है। ठीक है, कि कौन सा जो स्टूडेंट है, कौन सा यहाँ पे जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 1 to 8 तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। सीटेट परीक्षा क्यों दी जाती है, तो सीटेट पास करना उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो केंद्र सरकार के अधीन या केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSB हो गया। अगर इन सभी स्कूल में आप टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको सीटेट सर्टिफिकेट जो है वो होना आवश्यक है। आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सीटेट का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो आपको उसके लिए सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट हो जाता है तो आप कितना तक के टीचर बन सकते हैं, तो क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के टीचर जो है वो आप बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, परीक्षा का जो माध्यम है, यानी कि ये आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है, बाइलिंगुअल एग्जाम होता है। परीक्षा का जो प्रकार है वो आपका ऑनलाइन होता है। अब देखिए, पहले क्या होता था, ऑनलाइन होता था। हाँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या होता था कि ऑनलाइन होता था, कंप्यूटर में सीबीटी टेस्ट होता था, कंप्यूटर बास्ट टेस्ट। लेकिन कोरोना के बाद जो है वो देखने को मिल रहा है कि अभी जो ऑफलाइन टेस्ट लिया जा रहा है, OMR सीट पे जो आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। और ये समय समय पे आपको इसमें चेंजिंग देखने को मिल सकता है, कभी ऑनलाइन कर दिया जाए, कभी ऑफलाइन कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल आपका ऑफलाइन हो रहा है, यानी कि OMR सीट पे एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या, तो आपका प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होता है। कहने का मतलब जो है वो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 कौन देते हैं, तो पेपर 1 जो है, अगर आपको क्लास 1 to 5 का टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 का एग्ज़ाम देना होगा, और अगर आपको क्लास 6 to 8 का टीचर बनना है तो आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना होगा। आगे और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो कुल अंक आपका 150 का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका जो है यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स जो है वो आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 150 में 90 मार्क्स। वहीं अगर आप OBC वगैरह से, ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 82.5, यानी कि कह लीजिए कि 83 मार्क्स आपको 150 में लाना होगा। प्रमाण पत्र की वैधता, तो इसका जो वैलिडिटी है वो आपका लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, एक बार अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, तो वे उम्मीदवार जिन्होंने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया है या फिर बीटीसी किया है, तो जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स पूरे कर लिए हैं या अंतिम वर्ष में हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि अब अगर आप बीएड में एडमिशन ले लेते हैं और अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, ठीक है, या फिर आपने बीएड में कल ही एडमिशन लिया है और आज अगर सीटेट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, इसका फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आ गया, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि मायने अब नहीं रखता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, आप दोनों में से किसी में हैं, आप जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और वो आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप संशोधन कर लीजिएगा। यहाँ पे अंतिम वर्ष लिखा है, लेकिन अब आप अगर आप फर्स्ट ईयर में भी है तो आप लोग जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेपर 1 कक्षा 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए होता है। ये बात मैंने आपको बता दिया। सीटेट में आपका कितना पेपर होता है? 2 पेपर होता है, पेपर 1 to 5 के लिए और पेपर 2 6 to 8 के लिए। दोनों भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों जो है वो आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो सीटेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो अगर पेपर 1 के बारे में बात किया जाए तो पेपर 1 का यहाँ पे 5 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर इन 5 में से किसी के पास एक भी योग्यता है तो वे लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए। उनमें अगर आप फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है या फिर पास है तो आराम से उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सीटेट वाला फॉर्म को, ठीक है। 50% अंक जो है वो आपका होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसके अलावा 2 वर्षीय डीएलएड आपके पास है एनसीटी नियम 2002 के अनुसार, तो आप एलिजिबल हैं। 45% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपका मायने नहीं रखता आप फर्स्ट ईयर में है सेकेंड ईयर में है, आप लोग एलिजिबल हैं। 4 वर्ष का आपके पास बीएलएड है तो भी आप एलिजिबल हैं। 50% अंक आपके पास होना चाहिए। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन आपने किया है या फिर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने तो किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड में एडमिशन होता है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर आपके पास डिग्री है या फिर आप लोग बीएड में अपीयरिंग है तो भी आप लोग जो वो सीटेट 1 का पेपर जो है वो दे सकते हैं। अब जैसे कि अभी क्या है कि इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्या था कि पहले ऐसा होता था, ठीक है, कि आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड जिनके पास है वे लोग पहले क्या होते थे सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि बीएड वाले स्टूडेंट को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बीएड वाले स्टूडेंट जो है क्लास 1 to 5 का टीचर नहीं बन सकते। क्लास 1 to 5 का टीचर कौन बन सकता है? जिन्होंने डीएलएड किया है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ये वाला अभी जो है वो आपका वैलिड नहीं है। अभी आप जो वो सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। पहले आपका दिया जाता था लेकिन पिछले 2 सालों से जो वो इस चीज़ को बदल दिया गया है, तो इसको यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड दिया है, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है, वे लोग आपका पेपर 1 भी भर सकते हैं और पेपर 2 भी भर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है वे लोग केवल और केवल आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ये लोग आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो 5वां वाला है उसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। सीटेट पेपर 2, अब इसमें क्या योग्यता है? तो ग्रेजुएशन प्लस फर्स्ट ईयर में आप अगर हैं या फिर आप सेकेंड ईयर में भी है तो आप लोग एलिजिबल हैं। स्नातक में आपका जो 50% मार्क्स होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है अगर आपके पास ग्रेजुएशन है। इसके अलावा 1 वर्षीय बीएड है तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। 12वीं आपने किया है और 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है ग्रेजुएशन प्लस बीएड जहाँ पे होता है, तो आप जो वो एलिजिबल हैं। 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। 12वीं पास आपने किया है, 4 वर्षीय बीए बीएससी किया, बीए बीएड किया है, बीएससी बीएड किया है या फिर बीकॉम बीएड वगैरह जो भी होता है आपका 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो 12वीं में आपका 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन आपने किया है प्लस 1 वर्ष का अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया है तो यहाँ पे भी आप एलिजिबल हैं। स्नातक में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड प्रोग्राम आपने किसी भी थ्रू किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बीएड प्रोग्राम अगर आपने किया है एनसीटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है किसी भी प्रकार से, तो आप जो वो एलिजिबल हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो आपको क्या मिलेंगे? ग्रेजुएशन प्लस बीएड।
अधिकांश स्टूडेंट वही मिलेंगे आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो ये लोग जो है वो आपका एलिजिबल है, आराम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीएड वाले चाहे फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भी किया है, ठीक है, तो वे लोग भी पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कितना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, परीक्षा का जो स्वरूप होता है वो आपका कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर सीटेट पेपर 1 के बारे में बात किया जाए, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट से सवाल देखने को मिलता है। पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, और इससे आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरा आपका होता है भाषा 1, जिसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो आपका हिंदी या अंग्रेजी इन दोनों में से कोई एक चुनते हैं, और इससे भी आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। भाषा 2 है आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में से कोई एक चुनना होगा। हाँ, लेकिन ऊपर अगर आपने हिंदी चुना है तो नीचे इंग्लिश चुनना पड़ेगा, ऊपर अगर आपने अंग्रेजी चुना है तो नीचे आपका हिंदी चुनना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 30, अंक 30 होता है। गणित से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का रहता है। ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का रहता है। कुल सवाल आपका 150 सवाल 150 मार्क्स का रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे का रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये आपका जो है पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, अब देखिए भाषा 1 और 2 में यहाँ पे जो है वो ऑप्शन रहता है। इसमें आप जो अपने अकॉर्डिंग दूसरा भाषा भी चुन सकते हैं। संस्कृत होता है, उर्दू वगैरह बहुत सारी भाषाएं रहती है। अभी हम कुछ देर बाद उसका लिस्ट भी दिखा देंगे, और उन्हीं लिस्ट में से आपको इन दोनों भाषा का चयन जो वो करना होता है। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट है वो आपका हिंदी और इंग्लिश ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए सीटेट पेपर 2 के बारे में, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए होता है, तो यहाँ पे भी आपका 150 सवाल 150 मार्क्स का पूछा जाता है। सीडीपी से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का, भाषा 2 आपका जो है वो 30 सवाल 30 मार्क्स का। इसके अलावा गणित एवं विज्ञान, अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ये वाला चुनना होगा, और इससे आपका 60 सवाल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका जो ऑनर्स है वो आपने कोई लैंग्वेज पेपर चुना हुआ है या फिर एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाला चुनना होगा, सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी, और इससे आपका 60 सवाल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको गणित एवं विज्ञान चुनना होगा। यहाँ पे आपका 30 सवाल गणित का, 30 सवाल विज्ञान का पूछा जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका ऑनर्स ग्रेजुएशन में इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, कोई भी लैंग्वेज पेपर है, या फिर अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हिस्ट्री रखा है, जियोग्राफी रखा है, इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी रखे हैं, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको यहाँ पे सामाजिक अध्ययन चुनना होगा, यानी कि एसएसटी चुनना होगा, और इसी से आपका 60 सवाल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें भी आपका टोटल 150 सवाल 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। कुल समय आपको 2.5 घंटे का मिलता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कितना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 के बारे में बताया, तो उनमें से आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखा है, इन्हीं सब्जेक्ट में से आप कोई जो एक लैंग्वेज पेपर के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, असम का है, बंगाली है, गारो है, गुजराती है, कन्नड़ है, खासी है। तो इस लिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग जो भी सही होगा आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सिलेक्ट करेंगे, तो वो हिंदी और इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब सीटेट की मान्यता, सीटेट एग्जाम क्यों दिया जाता है, इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए सीटेट की जो वैधता है, जो वैलिडिटी है, वो केंद्र सरकार के स्कूलों में होती है। जैसे कि आपका केवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसी वगैरह आती है, एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी वगैरह आती है, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल जो हो गया आपका। इसके अलावा जो स्कूल केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि में जो चलाए जाते हैं, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आते हैं, वहाँ भी आपका सीटेट जो है वो मान्य होता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाता है कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं जो सीबीएसई पे आधारित होते हैं, जैसे कि आपका डीएवी हो गया, डिनोबली हो गया, तो ये सभी में भी जो है वो सीटेट मांगा जाता है।
ठीक है। वहाँ पे भी अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो सीटेट वहाँ पे जो मांगा जाता है। निजी स्कूलों में सीटेट की वैधता हो सकती है, यदि वे चाहें तो इसे मान सकते हैं। बहुत सारे स्कूल में मांगा जाता है, तो यहाँ पे भी आप लोग अगर जॉब करना चाहते हैं तो सीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो स्कूल राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाते हैं, सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल, वहाँ राज्य द्वारा कराए गए टेट को मान्यता दी जाती है। लेकिन यदि कोई राज्य टेट नहीं कराता तो वो सीटेट को भी मान सकता है। यानी कि बहुत सारा ऐसा भी स्टेट होता है जहाँ पे उनका अपना टेट का एग्जाम नहीं अगर हो रहा है या फिर होता है तो वहाँ पे सीटेट को जो है वो माना जाता है। जैसे कि बिहार में देख सकते हैं कि बिहार में इसका अपना बीटेट का पेपर तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे सीटेट भी वैलिड है। ठीक है। अगर आप बिहार में क्लास 1 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं और अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग एलिजिबल हैं। लेकिन झारखंड में फिर अगर देखा जाए तो झारखंड में सीटेट जो वैलिड नहीं है। ठीक है। झारखंड में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जेटेट का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। तो बहुत सारा स्टेट ऐसा है जहाँ पे सीटेट को मान्यता दी गई है, लेकिन बहुत सारा स्टेट ऐसा भी है जहाँ पे सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है। इसके अलावा है सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 6 मार्च 2012 के बाद से यह अनिवार्य है कि वे सीटेट या राज्य टेट पास करें। यह नियम सीबीएसई की नियमावली के अनुसार है। तो वही बात मैंने आपको बताया कि वैसे बहुत सारे स्कूल हैं जो सीबीएसई के द्वारा चलाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो अगर आप 1 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि डीएवी वगैरह जो स्कूल चलाए जाते हैं वहाँ पे आपका सीटेट मांगा जाता है। तो सीटेट का ये आपका वैल्यू है, वहाँ यहाँ आपको जो लाभ मिलेगा अगर आप सीटेट का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। अब सीटेट जो है उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 150 में 90 मार्क्स लाना होगा। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 55% यानी कि 82.5 मार्क्स लाना होगा। सेम आपका एससी में है, एसटी में है और पीडब्ल्यूडी में है। ठीक है। आपको इतना जो है वो लाना होगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करेंगे कि आप चाहे इनमें से कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप प्रयास कीजिएगा कि आपका जो मार्क्स है वो 90 से ज़्यादा हो। ठीक है। आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्क्स ला के खुश मत हो जाइएगा। ऐसे अगर आप लोग सोचिएगा कि आपका जो है 55% मार्क्स आ गया तो आप पास हो जाएंगे, तो पास तो आप हो जाएंगे सेंट्रल स्कूल के वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। लेकिन देखा जाता है कि अगर आप वहीं पे बिहार का फॉर्म फिलअप करते हैं, बिहार का जब टीचर वैकेंसी निकलता है और वहाँ पे अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहेंगे, 1 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको सीटेट मान्यता दी जाती है। मैंने आपको बताया कि बिहार में सीटेट का मान्यता दी जाती है, लेकिन वहाँ पे अब क्या होगा कि आपको 90% मार्क्स लाना होगा। ठीक है। 90% मार्क्स अगर आपका सीटेट में रहेगा तभी आप वहाँ पे वैलिड है। तो इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि आप सीटेट का एग्ज़ाम जब भी दीजिएगा, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका यहाँ पे प्रयास कीजिएगा कि आपका जो मार्क्स है वो 90 या 90 से ज़्यादा हो, ताकि हर जगह आपका यहाँ पे वेलकम होगा। ठीक है। प्रत्येक तरह का फॉर्म जो आप लोग फिलअप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन फी है, तो ओबीसी का यहाँ पे एक पेपर का जो फॉर्म होता है 1000 लगता है। दोनों पेपर का अगर आप देना चाहते हैं तो 1200 लगेगा। एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपका 500 लगेगा, दोनों पेपर के लिए 600 लगेगा। जनरल वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी 1000 लगता है और दोनों पेपर का 1200 लगता है। ठीक है। यहाँ पे जनरल सामान्य लिखा हुआ है, तो सामान्य और ओबीसी दोनों के लिए 1000, दोनों के लिए 1200, एसटी एससी के लिए 500 और 600। ठीक है। अब देखिए, अगर एज लिमिट के बारे में बात किया जाए तो एज पर द सीटेट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट द एज ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी विद इन द फॉलोइंग लिमिट, यानी कि मिनिमम जो एज होता है वो आपका 17 साल होता है। मैक्सिमम आपका कोई लिमिट नहीं है और अटेम्प्ट आप जितना चाहें उतना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज पर द सीटेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है। आप लोग जितना चाहें उतना बार जो है वो यहाँ पे सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपना मार्क्स को सुधारने के लिए या फिर बेहतर मार्क्स के लिए जो बार बार सीटेट देना पसंद करते हैं, तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या बीटेक छात्र सीटेट दे सकते हैं? तो हाँ, बीटेक के जो छात्र होते हैं वो भी सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं।
अगर वे सीबीएसई द्वारा तय की गई जो योग्यता होती है उनको अगर फुलफिल करते हैं तो वे लोग यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो क्या क्या योग्यता है, तो अगर देखिए कोई स्टूडेंट बीटेक किया है और अगर वो क्लास 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो उनके पास कुछ डिग्री होना चाहिए, जैसे कि 12वीं पास उनका होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। दूसरा है साथ ही नीचे दिए गए किसी एक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स को पास या अंतिम वर्ष में होना चाहिए, जैसे कि 2 साल का उनके पास डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए 4 साल का, या फिर 2 साल का आपका जो वो डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाला कोर्स होना चाहिए, या फिर अगर बीएड भी इन्होंने किया है तो वो लोग, अच्छा यहाँ पे चूंकि तो 1 to 5 के लिए है तो बीएड वाला को तो लेगा नहीं, तो बीएड यहाँ से आप हटा दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों एलिजिबिलिटी यहाँ पे इनके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग बीटेक वाले स्टूडेंट 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और कोई एक जो इनके पास टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, या तो 2 साल का डीएलएड है, 2 साल का बीएड है, 4 साल का बीएलएड है, या फिर 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। इन चारों में से कोई एक है तो वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि बीटेक छात्र सीटेट दे सकते हैं या नहीं। तो अगर कोई बीटेक छात्र ऊपर दिए गए किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स को कर रहा है या कर चुका है तो वे लोग जो है वो यहाँ पे सीटेट एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब अंतिम हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि आपको सीटेट के एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस को देखते हैं और जानते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और सिलेबस का जो पीडीएफ है उसको भी हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। प्रत्येक साल आपका सिलेबस जो वो सेम ही रहता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से अभी जो पिछले 5-6 सालों से बदलाव नहीं किया गया है, जो सिलेबस पहले था वही अभी आपका जो चल रहा है, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए ये है आपका सीटेट एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस। सबसे पहले पेपर 1 के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है और इसी को हम लोग प्राइमरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीडीपी से आपका 30 सवाल पूछा जाता है, ठीक है, 30 सवाल पूछा जाता है। तो देखिए अब सीडीपी में भी आपका 2 सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट। हालांकि एग्जाम में जो पेपर होता है वहाँ पे आपको कोई सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, टोटल 1 to 30 तक सवाल जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन सिलेबस को यहाँ पे जो वो सेक्शन वाइज बांटा गया है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चूँकि सभी सिलेबस को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप्स विथ लर्निंग हो गया, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक हो गया, सभी टॉपिक। और जो आपका ऑफिशियली सिलेबस दिया जाता है वो आपका इंग्लिश मीडियम में ही दिया जाता है, हिंदी मीडियम में आपको सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको हिंदी मीडियम में नोट्स देखने को मिल जाएगा, सवाल देखने को मिल जाएगा, क्लास देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिलेबस आपका ऑफिशियली जो है इंग्लिश मीडियम में ही दिया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन बी में आप देख सकते हैं कि 5 सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स से। इसके अलावा जो पेडागोजी वाला टॉपिक है लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ से आपका 10 सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया 15, 5, 20 और 10, 30 मार्क्स का सवाल जो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स से भी सवाल पूछा जाता था, 30 सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि मैथमेटिक्स से आपका क्या होता है कि कंटेंट से आपका 15 सवाल रहता है और पेडागोजी से 15 सवाल, ठीक है। कंटेंट में जैसे कि जियोमेट्री हो गया, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम। तो बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल जो कि 1 to 5 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे जो है वो पेपर 1 का सवाल देखने को मिलता है। वॉल्यूम हो गया, डाटा हैंडलिंग हो गया, पैटर्न्स हो गया, मनी हो गया, ठीक है। इसके अलावा पेडागोजी से 15 सवाल पूछा जाता है, जैसे कि मैथमेटिक्स का क्या नेचर है, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मेट एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो ये सब आपका पेडागोजी का कुछ टॉपिक है जहाँ से आपको 15 सवाल 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। ईवीएस से आपका 30 सवाल पूछा जाता है और ये सब वही सब टॉपिक है जो आपको क्लास 1 to 5 के किताब में देखने को मिलेगा। चूँकि आपको 1 to 5 का टीचर बनना है इसलिए सिलेबस भी आपका 1 to 5 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स,
फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। इसके अलावा ईवीएस में भी आपका कुछ पेडागोजी इशू से सवाल पूछा जाता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस हो गया, इंटीग्रेटेड ईवीएस हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक्टिविटीज हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क हो गया। तो ये सब का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और सिलेबस भी हम आपको जो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। लैंग्वेज 1 में भी आपका सेम रहता है। लैंग्वेज 1 में मान लीजिए कि आप लोग हिंदी चुने, तो हिंदी में आपका क्या रहेगा कि 15 मार्क्स का कंटेंट रहेगा और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी सवाल रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप अनसीन पैसेज वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा 15 मार्क्स का आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज जो 2 आपने सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश में भी आपको क्या होता है कि पेडागोजी से सवाल 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स का कम्प्रीहेंशन से सवाल देखने को मिलेगा। अनसीन पैसेज वगैरह रहता है, ठीक है। तो आसान टाइप का रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है हिंदी और इंग्लिश का सवाल। और इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से तभी समझ सकते हैं जब 1 से 2 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा तो सभी चीज़ों का आइडिया जो है आपको लग जाएगा, ठीक है। तो यही आपके लिए बेटर होगा कि कम से कम 2-3 साल का PYQ सॉल्व कर लीजिए, आपको सभी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का प्रश्न का जो लेवल है वो किस टाइप का रहता है, किस टाइप का सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो ये तो था आपका क्लास 1 to 5 का सिलेबस। अब देख लीजिए थोड़ा सा क्लास 6 to 8 का सिलेबस, ठीक है। तो क्लास 6 to 8 का जो CDP का सिलेबस है वो आपका सेम पेपर 1 के जैसा ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजिंग, लेकिन एज इट इज आपको वही सिलेबस जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप्स विथ लर्निंग, सेम आपका वही सिलेबस है जो आपका पेपर 1 में था, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इनको यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, तो क्लास 6 to 8 का जो NCERT किताब है वो आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। वहीं से सवाल आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर SST वाले स्टूडेंट हैं, लैंग्वेज पेपर वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको यहाँ पे जो वो 6 to 8 का जो SST का किताब है, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। सभी सवाल आपको वहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ओके। बहुत सारा सिलेबस है, सभी को पढ़ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका सिलेबस। और एक बात कि देखिए, ये जो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि ये आपका लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था CTET का, वो आपका CTET दिसंबर 2024 में हुआ था। 2025 में अभी आपका कोई भी CTET का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। साल में 2 बार CTET का एग्ज़ाम होता है, एक जुलाई में और एक होता है दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो इस बार 2025 में जो जुलाई में CTET होने वाला था वो किसी कारणवश नहीं होने जा रहा है, ठीक है। इस बार आपका जो वो दिसंबर में CTET का एग्ज़ाम होगा। तो अभी वैसे स्टूडेंट खास करके जो BEd में एडमिशन लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, तो उनके पास अभी महज 6 महीने का वक्त है। आप बेहतर तरीके से CTET एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और प्रयास कीजिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका CTET क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग दिसंबर वाला जो CTET का एग्ज़ाम होगा उसको दे सकते हैं, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि तब तक आपका जो वो एडमिशन हो जाएगा। तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि आप जो BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम का या तो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर नए नए एडमिशन लेंगे, तो स्टार्टिंग में बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आपके पास 6 महीने का अच्छा खासा समय है। आप लोग CTET एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही CTET जो है वो क्लियर कर दीजिएगा। क्योंकि इतना भी आसान इस पेपर को नहीं समझिएगा। ये CBSE पे आधारित जो है वो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, CBSE के द्वारा लिए जाते हैं और एक सेंट्रल एग्ज़ाम है, ठीक है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में लिया जाता है, तो उतना भी ईजी पेपर नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा टफ ही होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना बात आपको समझाई गई है, बताई गई है, सभी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है CTET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसका जो है वो जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और CTET का क्लास भी आपको चैनल में करवाया जाएगा, खास करके साइंस सब्जेक्ट का और CDP पेपर का जो आपको तैयारी करवाया जाएगा, CDP सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।